अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। काबुल फाल के बाद पूरी दुनिया बदलती जा रही है, नई फॉर्मेशन सामने आ रही हैं। आपको याद होगा ऑकस, क्वाड और इस तरह की दीगर जो वेस्ट और यूरोप मिलकर इस पूरे खित्ते में और बिलखुसूस चाइना की बढ़ती हुई तरक्की और माशी अहदाफ को टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया गया। G7 के इजलास से लेकर अब तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई, लेकिन पाकिस्तान को एक मरकजी हैसियत हासिल रही और पाकिस्तान इस वक्त भी सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। भले यूएस विड्रॉल को ले लें या अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ले लें, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जानिब जो इनिशिएटिव और कदम बढ़ाए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान बड़ा फाल किरदार अदा कर रहा है और पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाने में, बिलखुसूस अफगानिस्तान में इंसानी बहरान, ग़िज़ाई किल्लत, मुआशी मुश्किलात और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान तमाम तर कोशिशें और काविशें बरूए कार ला रहा है। लेकिन एक बात यहां पे बड़ी अहम है कि इस खित्ते में अफगानिस्तान के अदम इस्तेहकाम की वजह से कौन सा मुल्क और कौन से ममालिक या स्टेट्स जो हैं जिनको खतरात लाहक हैं, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी बार बार जिक्र किया है कि इन ममालिक को खतरात लाहक हैं। WHO ने भी खबरदार किया है कि ग़िज़ाई किल्लत का सामना किया जा सकता है। पाकिस्तान ने यह तमाम तर मराहिल बखूबी अंजाम दिए, लेकिन अब पाकिस्तान, जिसे सिफारती नाकामी का बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली काफ़ी नुकसान उठा रहा है और भारत ने मुसलसल कोशिश की कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर आइसोलेट हो, लेकिन भारत खुद आइसोलेट हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ। आपके सामने ऑकस का पार्ट बनने जा रहा था, फिर बहुत सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स के मामलात आए हैं, बहुत सारे इशूज हैं जिसे आज हम अपनी गुफ्तगू का महवर बनाएंगे और इसे अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन 19 दिसंबर को पाकिस्तान गैर मामूली OIC का इजलास की मेजबानी करने जा रहा है। 40 साल के बाद यह डेवलपमेंट हुई है, जिसे मैं अब थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका। यह पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी में से एक है। इसे गैर मामूली इसलिए भी कहा जा रहा है कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी तलब किया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल के P5 के जो मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं वो भी, उनको भी इसमें मदऊ किया गया है। यह कितना बड़ा इनिशिएटिव है, इससे पाकिस्तान का जो इमेज है, सॉफ्ट इमेज, वो कितना बिल्ड होगा और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में इसके क्या फायदे और असरात मुरतब होंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए एक्सीलेंसी मौजूद हैं हमारे साथ मंसूर अहमद खान साहब, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर, और इस वक्त काबुल से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने K2 टेलीविजन को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट मौजू पर कुछ बात करने के लिए मदऊ किया आपने इस प्रोग्राम में। मंसूर अहमद खान साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे मामलात हैं, चीदा चीदा नुकात पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा सर, हम 19 दिसंबर को होने वाले इस गैर मामूली इजलास की भी बात करेंगे। परसेप्शन की हमेशा बात की जाती है, अफगानिस्तान में एक ऐसा धड़ा मौजूद है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे में सर फहरिस्त नजर आता है और पूरी दुनिया में जहां भी अफगानी मुकीम है, पूरी दुनिया में उनके जरिए भी एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है। पहले तो अफगानिस्तान में अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले और दीगर की वजह से ये तमाम तर मामलात थे। अब पाकिस्तान का इमेज अफगानिस्तान में क्या है, और तालिबान की हुकूमत को लेकर अगर बात करें तो वो सर्दमोरी और वो जो गैप था वो किस हद तक खत्म हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि गुज़िश्ता 40 साल से ज्यादा के अरसे में अफगानिस्तान में गैर मुल्की तसल्लुत की वजह से पहले सोवियत यूनियन की अफवाज मौजूद रही, फिर जब उनके जाने के बाद यहाँ पे अंदरूनी खाना जंगी रही, फिर तालिबान की हुकूमत जाने के बाद जब US और NATO की फौजें भी आई, तो ये जो गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी थी, फॉरेन ऑक्यूपेशन थी, इसकी वजह से बहुत से मसाइल अफगानिस्तान में पैदा हुए। आज जो हम अफगानिस्तान में हालात देख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर गैर मुल्की तसल्लुत के रहने का ही शाखसाना है। अब 15 अगस्त के बाद यहाँ से US और NATO की फौजें जाने के बाद भी जो अफगानिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, उसमें बुनियादी तौर पर दो मसाइल हैं। एक तो जो यहाँ पर नेटो और गैर मुल्की फौजों के जाने के बाद से जिस तरह यहाँ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बंद किया गया है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, उसकी वजह से एक इंसानी बहरान पैदा हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पैदा हुई है। और दूसरी इशू है, चूंकि तालिबान ने अपनी आके हुकूमत इस्टेब्लिश की है जो कि भी रिकॉग्नाइज नहीं है, और उनके साथ जो डायलॉग चल रहा है उसमें
पॉलिटिकली इंक्लूसिविटी किस तरह लाई जाए, किस तरह वसीउल बुनियाद बनाया जाए, किस तरह ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को एड्रेस किया जाए, किस तरह टेररिज्म और इससे मुताल्लिक इश्यूज को एड्रेस किया जाए। तो ये दो सेट्स ऑफ इश्यूज पे डायलॉग जारी है। अब पाकिस्तान का जहां तक किरदार है इन तमाम 40 सालों में भी, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान का किरदार बहुत वाज़ेह रहा है। पाकिस्तान ने बहुत एक वाज़ेह पोजीशन ली है कि हमें अफगानिस्तान हमारा करीबी हमसाया है। अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अब स्टेबिलिटी आए, गैर मुल्की फौजों के जाने की चूंकि बात हो रही थी, तो हमने इस मरहले में हमने देखा कि हमने वो किरदार अदा किया है कि यहाँ पे हर तरह से इक़्तिसादी तौर पे भी, लोगों के आने जाने के सिलसिले में भी, इवैक्यूएशन के सिलसिले में भी हर तरह से ताउन फराहम किया है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की राह हमवार हो लॉन्ग टर्म। और इस गो के कुछ आवाजें पाकिस्तान के खिलाफ कई दफा उठती हैं, लेकिन जनरली इंटरनेशनली भी और अफगान सोसाइटी में हमारे रोल को बहुत सराहा गया है। अच्छा, मंसूर अहमद खान साहब, ये बताइएगा कि हमारे भी कुछ कंसर्न्स हैं और उनको एड्रेस बड़े अच्छे अंदाज में किया ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने और दीगर जो उनके रहनुमा हैं तालिबान के, कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। स्पेसिफिक पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन अभी भी हमारे कंसर्न्स निंगरहार, कुन्नड़, पख्तिया, पख्तिका जैसे एरिया से अब भी हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दों के ठिकाने वहां पे मौजूद हैं। क्या आपकी इस हवाले से तालिबान रहनुमाओं से इंटरेक्शन होता है, बात होती है? क्या वो कहते हैं नूरिस्तान, इन एरियाज से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात थोड़े बहुत रूनुमा हो रहे हैं? माजी का अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें तो हालात तो काफी बेहतर हैं, लेकिन अब भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। जी देखें, इसमें भी हमारी तालिबान की हुकूमत से, उनके ओहदेदारों से, उनके लीडरान से इस बात पर बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारी लीडरशिप की भी और मेरी भी यहाँ पे उनसे बातचीत रहती है। असल में बात यह है कि अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 20 सालों में जो यहाँ हालात रहे, चूंकि जो यहाँ पे यूएस और नेटो की फौजों की प्रेजेंस के दौरान जो हुकूमतें रही, अफगान हुकूमतें, उनका पूरे अफगान टेरिटरी के ऊपर, पूरे अफगान इलाके के ऊपर कंट्रोल नहीं था। और ऐसी पॉकेट्स रही या रखी गई, चाहे नंगरहार हो या कुछ और सूबे जो पाकिस्तान की सरहद से मुल्हका हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हका हैं, वहां पे इन ग्रुप्स को पनाह दी गई, इन ग्रुप्स को शेल्टर दिया गया, इन ग्रुप को सेफ हेवंस और सेंचुरीज दी गई और उन्होंने बहुत सा टेररिज्म भी किया। अब मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद, इस्लामी इमारात की हुकूमत या तालिबान की हुकूमत ने आने के बाद जो हमें यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान की हुकूमत को, वो ये है कि वो अफगानिस्तान की सॉइल को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, बल्कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत खुश आइंद है। इसमें जो एक्शन लेने का मरहला है उसमें डेफिनेटली कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। इस सारे मामले को बहुत जामे तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान ने इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत एक मुस्बित इकदाम ये लिया कि उन्होंने टीटीपी से बातचीत का आगाज भी किया, जो कि अब गुज़िश्ता चंद दिनों से जो रीसेंट इत्तलात हैं उसमें सीज फायर के रिन्यू ना होने की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया कि पहले हम लोगों को बातचीत के जरिए मेन स्ट्रीम होने का मौका देते हैं। अच्छा मंसूर साहब, ये बड़ा आपने अहम मौजू भी छेड़ दिया, ये अश्योरेंस दी गई है जी, ये बड़ी आपने अहम बात की है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर। यहाँ पे मुख्तलिफ ओपिनियन है, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ नुक्ता नजर है, लेकिन मेजॉरिटी में लोग हुकूमत के इस इनिशिएटिव से कुछ नाराज हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो हैं जिन्होंने हमारे 70,000 लोगों को शहीद किया साने APS को लेकर दीगर। तो अगर इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप से मुज़ाकरात कर लिए जाएं तो हम शोहदा के खानदानों को क्या कहेंगे? क्या जवाब है इसका, क्या ग्राउंड है इसका? नहीं देखें, एक तो हमारी जो कोशिश है देरपा और मुस्तकिल अमन लाने की, पाकिस्तान की हुकूमत की जो काविश है वो ये है कि एक देरपा और मुस्तकिल अमन लाया जाए पाकिस्तान में। और इस सिलसिले में जो इस वक्त पाकिस्तान ने जो बातचीत की या डायलॉग की जो उनसे ऑफर की या जो कोशिशें की गई या की जा रही हैं, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनको अप्रोच कर रही है, उनसे डील कर रही है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद सालों में
काउंटर टेररिज्म के जिमन में जो एफर्ट्स किए हैं, जो ऑपरेशंस किए हैं, उनसे खातिर खा कामयाबी हासिल हुई है। आज आपका बेशतर कबायली, ज्यादातर कबायली इलाका पाक साफ है। सिर्फ के जो इश्यूज होते हैं उन पे फाइनली जाके हुकूमतों को डायलॉग के जरिए ही अपने लोगों को मौका देना पड़ता है कि मंसूर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि आपने ये कहा कि हमने ऑपरेशंस किए, इन ऑपरेशंस को मैं बाकायदा कवर करता रहा, इन पर मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए, रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हो, राह निजात हो, खैबर 1 हो, खैबर 2 हो, ये तमाम ऑपरेशन, फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, गत्ता खेल और राजगाल जैसे एरिया को जो है वो क्लीन किया गया, क्लियर किया गया। अब तो हम अपर हैंड हैं, हम तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे इस वक्त खड़े हैं, हमने तो तालिबान की कमर तोड़ दी, वो तो यहां से निकलकर फरार हो गए। तो अब मुज़ाकरात करना, क्योंकि अगर हम थोड़ी किसी कमजोर पोजीशन पर होते या वो ज्यादा हमसे वेल इक्विप्ड होते या हमारे कैपेसिटी इश्यूज है, तब तो बात समझ आती थी। हमने उनकी कमर भी तोड़ दी, हमने उनका सफाया भी कर दिया, हमने उनके स्लीपर सेल्स भी खत्म कर दिए। अब मुज़ाकरात का क्या फायदा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भी फाइनली जो किसी इशू को क्लोज करना होता है, किसी इशू को कंक्लूड करना होता है, वो हुकूमतों का काम होता है कि वो अपने इस किस्म के ग्रुप्स को या तमाम लोगों को ये मौका दें, कि पहला मौका ये दें कि वो पुरअमन तरीके से मेन स्ट्रीम लाइफ का हिस्सा बने। और मेरा ख्याल ये इसी सिलसिले में कोशिश है, और ये पाकिस्तान की इन कोशिशों की गमाजी करता है कि पाकिस्तान में हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद साल में बहुत कामयाबियां हासिल की हैं काउंटर टेररिज्म की फील्ड में। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइएगा, आप भी जानते हैं एक डेमोक्रेटिक समिट हो रहा है, और डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड भी, थोड़ा सा मैं साथ में कहूंगा, डेमोक्रेटिक स्टेट्स को तलब किया गया है। 15 से ज्यादा तो मैंने खुद गिनी है जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उनको अमेरिका ने तलब नहीं किया, इंक्लूडिंग बीजिंग, वो भी खफा है, मॉस्को भी। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि चीन और अमेरिका की सर्द जंग में पाकिस्तान किसी तरह हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। क्या वाकई हम समझे कि 40 साल पहले जो चीन और अमेरिका का तनाजा था उसमें पाकिस्तान बड़ा अच्छा सालिस नजर आया पूरी दुनिया को? क्या वाकई पाकिस्तान उस पोजीशन में आ चुका है कि अब पाकिस्तान सालिस बनना चाह रहा है, फरीक नहीं? देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिशों का, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी का मरकज है, वो जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से मुराद है कि हम अपने खित्ते में अमन लाने की कोशिश करें, अपने हमसायों के साथ, अफगानिस्तान के साथ। हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह अफगानिस्तान में जैसे ही देरपा अमन की में इजाफा होता है, मुस्तहकम होता है अमन मजीद, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी आएगी, और हम यहाँ से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन और यूरोपीय और रूसी मार्केट्स की तरफ, एक्सेस की तरफ जाएंगे। मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की आवाज़ हैं, हमारे सफ़ीर हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। यहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, दोबारा हम रब्ता करेंगे मंसूर अहमद खान साहब से, जो कि इस वक्त काबुल में बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में हमारी भरपूर आवाज़, बड़ी जानदार आवाज़, मंसूर अहमद खान साहब हमारे सफ़ीर जिस वक्त काबुल में बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही काबुल है नाजरीन जो एक वक्त में अमरुल्लाह सालेह, अशरफ गनी और हामिद करजई का किला जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। बदकिस्मती से हमारा नेबर कंट्री है, हामिद करजई पाकिस्तान में भी रहे, अब्दुल्ला पेशावर में तालीम हासिल करते रहे, लेकिन क्या कहें कि ज़रा बराबर भी उन्होंने ख्याल नहीं किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में 70,000 लोगों का जानों का नजराना हमने पेश कर दिया।
और अफगानिस्तान में फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा। बड़ी हिम्मत है मंसूर अहमद खान साहब की कि एक मनफी तासुर होने के बावजूद, एक परसेप्शन और एक प्रोपेगेंडे के बावजूद भरपूर अंदाज से काउंटर कर रहे हैं। मंसूर अहमद खान साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे हमने ओआईसी का एक कहते हैं गैर मामूली और एक हंगामी इजलास सऊदी अरब की जानिब से ये पेशकश थी, बड़ा अहम ये पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के साथ जुड़े हुए जो उसके मफादात के ज़ेली इदारे हैं, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, मेरी मुनीर अकरम साहब से भी लास्ट वीक बात हुई थी, तो मैंने यही सवाल किया था। मैं चाहता हूं कि आपका नुक्ता नजर भी जानूं कि अगर वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन OIC में तलब किए गए हैं अफगानिस्तान की फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, वहां पर इंसानी बहरान को लेकर, ग़िज़ाई किल्लत को लेकर, तो जब तक अमेरिका बाबा जो है उसको गो एड नहीं देगा इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो हम उनको कैसे कायल करेंगे कि वो अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए? जी देखिए, जब से 15 अगस्त के बाद से यहाँ पे ये चेंज ओवर आई थी, तो अफगानिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर चूंकि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई थी, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंसानी बहरान पैदा हुआ है और चीज़ों की शॉर्टेज पैदा हुई है। और फिर साथ ही एक सर्दी का बड़ा, यहाँ की अफगानिस्तान की में एक सर्दी का सख्त सीजन होता है, वो स्टार्ट हुआ है। और फिर यहाँ पर 2-3 साल से ड्राउट यानी कहतसाली है, तो इसकी वजह ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर लोगों की सफरिंग में बहुत इजाफा हुआ है। इसमें पाकिस्तान ने शुरू से बहुत ये कंस्ट्रक्टिव या मुस्बित तामीरी किरदार ये अदा किया कि पाकिस्तान के जरिए बहुत सी इमदाद भिजवाई, जिस तरह के दूसरे ममालिक ने भी भिजवाई, लेकिन पाकिस्तान पेश रहा है इस इमदाद में। और फिर पाकिस्तान ने दीगर दुनिया के साथ राब्ते भी कायम किए और दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की। UN के साथ भी हम बहुत क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं, बड़ा करीबी ताउन है हमारा, कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं US की जानिब से या UN की जानिब से, जो प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, इनको हल किया जाए, इनको रिमूव किया जाए। और इनमें कुछ अब एग्जेम्पशंस आनी शुरू हुई हैं, कुछ पैसे की तरसील, कुछ फंड्स की तरसील शुरू हुई है यहाँ पर। ये जो गैर मामूली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस हो रही है OIC की, इसका मकसद भी ये है कि चूंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, OIC का मेंबर है, तो OIC के प्लेटफॉर्म से एडिशनल असिस्टेंस अरेंज की जाए अफगानिस्तान के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। और इसके साथ ही चूंकि इसमें P5 कंट्रीज और दीगर EU और दीगर कंट्रीज को भी और UN के इंस्टीट्यूशंस को भी बुलाया गया है, तो उनके साथ भी एक डायलॉग किया जाए कि किस तरह अफगानिस्तान में जो सियासी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश जारी रहेगी, लेकिन इंसानी बुनियादों पर जो अफगानिस्तान को असिस्टेंस चाहिए, जो उनको इकोनॉमिक एंगेजमेंट चाहिए, जो लोगों को यहाँ पर अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए चीज़ें चाहिए, उनका सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अब हमें उम्मीद है कि चूंकि फंड्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और अफगानिस्तान की जो अपनी हुकूमत है यहाँ इनकी, तालिबान की, इन्होंने भी अपने रेवेन्यूज को बड़ी एफिशिएंटली इंक्रीज करना शुरू किया है, ट्रेड के जरिए, कस्टम्स ड्यूटीज के जरिए। तो हमें लगता है कि अब इन सख्त हालात के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी अगले चंद माह में यहाँ पे हालात। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने पाकिस्तान के फाल किरदार की बात की, तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो तवज्जो मबजूल करवा रहा है कि खुदारा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, बहरान है, सर्द मौसम आ गया है, ग़िज़ाई किल्लत है, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, कैपेसिटी इशूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका इससे खुद को मुबर्रा कैसे करार दे रहा है, खुद को मतलब ये बिल्कुल ही जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये एक लफ्ज़ कह के बाइडन ने कि जी हम तो अफगानिस्तान में कोई नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे, हम तो अलकायदा के खात्मे के लिए गए थे। वो तो सब जानते हैं कि कौन सा अलकायदा और कैसा खात्मा उन्होंने किया, वो तो सारी दुनिया जानती। कबूतर की तरह तो आंखें नहीं अमेरिका बंद कर सकता। लेकिन आज UN एक फंड कायम कर लेता है, फ्रांस के सदर सऊदी अरब में मौजूद हैं और वो कहते हैं हम अपनी सिफारतकारी को वसअत देने जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और अब डोनेशन के मामलात चल रहे हैं। तो जो इसमें डायरेक्ट फरीक है नेटो है, अमेरिका सरे फहरिस्त है, जिसने अफगानिस्तान की तबाही का जो है वो उसका हल तलाश करना था, फाइनेंशियल सपोर्ट करनी थी। फिर आप उनको कहते हैं कि हम रिकग्नाइज्ड भी नहीं करेंगे, दोहा में बैठ के आप उनके साथ एग्रीमेंट भी करते हैं। जब आप किसी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो अब भी तो दोहा में मुज़ाकरात के लिए आप बातें कर रहे हैं। तो ये दोहरा मयार क्यों है, ये दोहरा मयार, ये और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा?
देखिए, असल में अगर आप गौर से इन हालात को देखें तो अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 40-50 साल के दौरान इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, वो मेजर पावर्स, ग्लोबल पावर्स जो हैं, एक पेज पे नहीं रही, एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं रही और उनमें रस्साकशी रही। पहले रूस और अमेरिका के दरमियान, फिर अमेरिका जब यहाँ आ गया तो अमेरिका और उसके मुखालिफिन के दरमियान। अब यहाँ से फॉरेन फोर्सेस के जाने के बाद अफगानिस्तान चूंकि खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उसका किरदार उभरा है, तो मेरा ख्याल जरूरत इस बात की है कि इन तमाम इंटरनेशनल पावर्स को, मेजर पावर्स को, खा वो यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, या इलाके की पावर्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी है और दीगर नेबर्स हैं, इन सबको एक मुत्तफिका तौर पर एक नुक्ते पर आना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के अंदर से जंग का खात्मा और अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए स्टेबिलिटी लाई जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ राब्ते में है। अफगानिस्तान की अपनी लीडरशिप, तालिबान की लीडरशिप भी तमाम ममालिक के साथ डायलॉग कर रही है। और जहां अमेरिका को कुछ शिकवे शिकायतें हो सकते हैं कि उनको इवैक्यूएशन में करनी पड़ी यहाँ पे 15 अगस्त के बाद, जो अचानक हालात पैदा हुए, जो कि दुनिया या अफगानिस्तान के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी तेजी से चेंज आएगी, और फिर जिस तरह से इवैक्यूएशन हुई उसमें मेरा ख्याल है कि अब उसके बाद अमेरिका के साथ भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी इनके नुमाइंदे टॉम वेस्ट पाकिस्तान आए हुए थे जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब भी वहां विजिट कर रहे थे, तो ट्रोइका प्लस की मीटिंग में सबका इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद दोहा में मुज़ाकरात हुए और अभी ओआईसी की साइडलाइंस पे फिर तमाम P5 कंट्रीज के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान का भी नुक्ता नजर ये है, पाकिस्तान का फोकस ये है कि इन एफर्ट्स की जरूरत है जिनके जरिए यहाँ पे 40 से 50 साल जो जंग का दौर है उसको खत्म किया जाए। और अगर ये खत्म होता है इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए इक्तसादी तरक्की के, रीजनल कनेक्टिविटी के बहुत से मौके निकलेंगे। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। हमारी जो हम अफगानिस्तान के लिए मेजर ट्रांजिट रूट और सेंट्रल एशिया के लिए मेजर ट्रांजिट रूट बन सकते हैं। सीपेक के जरिए पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी तरक्की हुई है, और इन तमाम प्रोजेक्ट्स और इन तमाम रेलवे लाइंस और एनर्जी लाइंस की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक रसाई पाकिस्तान को भी मिल सकती है और उन ममालिक को पाकिस्तान या साउथ एशिया तक रसाई मिल सकती है। तो मेरा ख्याल है हमारा फोकस इस वक्त माजी में जो भी कुछ हुआ यहाँ पे उनसे हटकर अब हमें मुस्तकबिल की इक्तसादी अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। अच्छा मंसूर अहमद खान साहब, आप नहीं समझते कि थोड़ी सी एग्रेसिव ले लें या थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर अपनी डिप्लोमेसी जो है उसको ज्यादा मुतारिक करने की जरूरत है? क्योंकि आसानी से वेस्ट या यूरोप इस सी पैक को, टापी को, कासा को, मॉस्को की पाइपलाइन को, इस पूरी रीजनल कनेक्टिविटी को बखूबी अंजाम और उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में देखता हुआ खुश नहीं होगा कभी भी। तो आप नहीं समझते कि हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए? हमें बार बार अमेरिका से रुजू करने से बेहतर यह है कि जो हमारे नेचुरल अलाय हैं, जो हमारे फितरी इत्तेहादी हैं, तेहरान है, बीजिंग है, मॉस्को है, इस्तांबुल है, इनके साथ अपने मरासिम और ताल्लुकात को जदीद खुतूत पर उस्तवार करें, ना कि माजी की तरह अमेरिका जैसे बेवफा दोस्त के पास हम बार बार जाएं। नहीं, देखिए, इफेक्टिव डिप्लोमेसी तो जैसे आपने कहा उसकी तो बहुत अशद जरूरत है और पाकिस्तान डिप्लोमेसी पर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और खित्ते की सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो इस बात की होगी कि किस तरह अफगानिस्तान के अंदर एक देरपा अमन और इस्तेहकाम आता है। अफगानिस्तान के अंदर अगर जी 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 मंसूर अहमद खान साहब, अमन लाने अफगानिस्तान के तमाम नेबर्स के दरमियान और एक कंसेंसस लाने के साथ ही आगे जो खित्ते की, जो रीजन की या इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेजर पावर्स है जिसमें रशिया है, टर्की है और दूसरे कंट्रीज हैं, उनके साथ एक अच्छी एंगेजमेंट की जरूरत है। और फिर मैं कहूँगा कि इसमें यूएस, नेटो और मगरबी ममालिक EU, उनका भी एक बहुत अहम किरदार होगा और उनके तामीरी किरदार को भी इसमें मेरा ख्याल है इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि अफगानिस्तान का खित्ता जो है, ये अफगानिस्तान और इसके इर्द का जो खित्ता है, जो ये
50 साल से जायद अरसे से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसको दूर किया जा सके। और इसके लिए मेरा ख्याल है एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होगी, और पाकिस्तान उसी अप्रोच पे काम कर रहा है एक्चुअली। ठीक है मंसूर अहमद खान साहब, G7 का एक इजलास हुआ, आपको याद होगा, जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी तामीर नौ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उनकी मदद करने का एक इंदिया दिया गया। और ये कहा गया कि सी पैक जैसा एक मतबादिल सिल्क रूट कहें या एक मतबादिल रूट कहें वो बनाया जाएगा। फिर हमने ये देखा कि ऑकस जो है वो भी उसमें भी इस तरह की काफ़ी साजिशें और जाल बुने जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि हम अपने जो हमसाया ममालिक हैं, जो P5 के दो अहम रुकन ममालिक हैं, जिनके साथ चाइना के साथ तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मॉस्को के साथ हमारे कुछ ताल्लुकात सर्दमोरी का शिकार रहे, लेकिन पिछले 7-8 सालों में हम देख रहे हैं कि बर्फ काफ़ी पिघली है। तो आप नहीं समझते कि हमें सी पैक को महफूज बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारे मुश्तरका मफादात हैं, मॉस्को भी चाहता है, वो भी चाहता है कि हमारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं, यहाँ से ये तमाम ट्रांजिट वगैरह बिजनेस जो है, क्योंकि हर शख्स, अब हर मुल्क ये चाहता है कि अब इकोनॉमिक वॉरफेयर का वक्त है, अब तो वो सर्द जंग, एक दूसरे पे गोलाबारी बजोर शमशीर का वक्त तो नहीं है। क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा पैगाम देना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम बात आपने की है। देखें, पाकिस्तान तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगान, और इसी के अंदर इस्तेहकाम आने का मतलब यह है, और अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के रास्ते खुलने का ये मतलब है कि सीपैक के साथ अफगानिस्तान के ट्रेड रूट्स, अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए कनेक्टिविटी पैदा की जाए और इनको सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया और यूरोप और रूस तक की एक्सेस की जाए। इस सिलसिले में अगर यहाँ पे अमन और इस्तेहकाम आता है अफगानिस्तान में, तो ये सारे जो ट्रेड रूट्स हैं, पाकिस्तान की गवादर या पोर्ट कासिम या कराची की पोर्ट्स लिंक होंगी डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मुस्तकबिल की एक अप्रोच है, और इसके लिए जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अहमद खान साहब, और मंसूर अहमद खान साहब से जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान रीजन में बड़ा एक अहम मुल्क है, और पाकिस्तान अपनी एक तस्वीराती अहमियत लिए आगे बढ़ रहा है, और अपनी तमाम तर कोशिशें और काविशें भी बरूए कार ला रहा है, और अपनी तमाम तर एफर्ट्स पाकिस्तान ने दिखाई हैं, और वो चाहता भी है कि एक मुतहर्रिक किस्म की और एक बड़ी फ़ाल किस्म की डिप्लोमेसी हो, जिससे हम पूरी दुनिया को ये बता सकें कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी क्या अहमियत है। इसी हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ काबुल से बराह रास्त मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मंसूर अहमद खान साहब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान के सफ़ीर इस वक्त मौजूद हैं। मंसूर अहमद खान साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा ताकि मैं फिर आपसे अगला क्वेश्चन सवाल भी पूछूं। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो मैं इस बात पे को कंक्लूड करते हुए कहता हूँ कि एक मुस्तहकम अफगानिस्तान, एक स्टेबल अफगानिस्तान ये अपॉर्चुनिटी या ये मौके प्रोवाइड करता है कि साउथ एशिया पाकिस्तान को लिंक किया जाए अफगानिस्तान के जरिए। ये इसमें तिजारती राहदारियां भी हैं, इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, इसमें पावर और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, और इनको फिर सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के जरिए लिंक किया जाए। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सीपैक ऑलरेडी पाकिस्तान उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है या कर रहा है, और मेरा ख्याल है वो प्रोजेक्ट बहुत अहम रोल अदा करेगा रीजन को लिंक करने की। अच्छा, ये बताइएगा मंसूर साहब, ये
क्यों बार बार जो है अमेरिका गलती करता है और गलत थानेदार का चुनाव करता है? ये कैसा थानेदार उसने इस खित्ते में चुना है चाइना को कंटेन करने के लिए, जो कि गलवान के मामले में और लद्दाख के मामले में इतनी मार उसको पड़ती है कि वो एक बुलेट नहीं चलती है और उनकी फौज का क्या हाल हो जाता है। फिर दोबारा काला पानी और ये मामलात इशू खड़े होते हैं, उस वक्त भी बड़ी सुबकी होती है। ये आखिर अमेरिका ऐसा थानेदार क्यों चुनता है? क्या उसे समझ नहीं आ रही है? क्योंकि हिंदुस्तान तो खुद अपने मुल्क को, अपनी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मिजोरम को देख लें, नागालैंड को देख लें, त्रिपुरा के वाकयात को देख लें, खालसा की तहरीक को देख लें, इसके अलावा जो है यूपी और पंजाब के अंदर नई तहरीक जन्म ले रही हैं। तो ये अमेरिका क्यों हिंदुस्तान को रखा हुआ है चाइना को कंटेन करने के लिए? जी, बुनियादी तौर पर भारत ने रीजनल स्टेबिलिटी में या अपने नेबर्स के साथ, हमसाया ममालिक के साथ जो रवैया रखा है, वो उसने बुनियादी तौर पर रुकावटें पैदा की हैं इस रीजन के अंदर कनेक्टिविटी के लिए। सार्क की तंजीम जो है वो तातुल का शिकार है भारत के रवैये की वजह से, जब उसने पाकिस्तान के अंदर होने के राह में रुकावटें डाली। फिर अफगानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 20 साल में जब यूएस और नेटो की फौजें यहाँ मौजूद थीं, तो जो भारत का किरदार रहा अफगानिस्तान के अंदर उस जमाने में, यहाँ की सरजमीन को या यहाँ के एलिमेंट्स को यूज करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, वो सबके सामने आश्कारा है। पाकिस्तान ने इसके सिलसिले में डोजियर्स भी पेश किए यूनाइटेड। जी जी बिल्कुल मंसूर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि भारत ने हमेशा एक स्पॉइलर का किरदार अदा किया है और भारत के इस किरदार की वजह से ये पूरा खिता अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है और अफगानिस्तान की सरजमीन जो कि पाकिस्तान के खिलाफ अरसे दराज से इस्तेमाल होती रही और हमने हर फोरम पर यह आवाज़ उठाई। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि हमें ये जवाब मिलता रहा कि हमारी तो वहाँ पर रिट ही नहीं है। अशरफ गनी इस चीज़ का इकरार करते रहे कि हमारी रिट यानी रिट ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं है। तो मंसूर अहमद खान साहब, अभी क्या तालिबान की कैपेसिटी भी नहीं है, इतने वेल इक्विप्ड भी नहीं है, फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं है, तो ये किस तरह अमन अमान को यकीनी बनाएंगे? क्योंकि अशरफ गनी और अब्दुल्ला ये सब पहले कह चुके हैं कि हमारी रिट ही नहीं है 60% से ज्यादा अफगानिस्तान में। जी, ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि जैसे आपने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतें ये कहती नहीं कि हमारी एक बहुत बड़े इलाके पे रेट नहीं है, और जिसकी वजह से वहाँ या तो दाइश पनपता है या टीटीपी पनपती है या चाइना को टारगेट करने वाली ईटीआईएम या सेंट्रल एशिया को टारगेट करने वाली आईयूएम पनपती है। ये बहुत बड़ा इशू रहा है। अब जबकि तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो तालिबान का ये कहना है, तालिबान का ये क्लेम है कि सारा मुल्क उनके कंट्रोल में है और आइंदा देर पर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, सियासी स्टेबिलिटी लाने के लिए, जिसके लिए हम एम्फेसाइज करते हैं कि वसीउल बुनियाद हुकूमत होनी चाहिए, जिसमें अफगान के मुख्तलिफ तबकों की, तमाम एथनिक ग्रुप्स की शमूलियत भी होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और काउंटर टेररिज्म पे तवज्जो होनी चाहिए। इस किस्म की एक मुस्तहकम हुकूमत लाने के मुतालबे की या इंटरनेशनल डिमांड जो है इस किस्म की हुकूमत के लिए, वो इसीलिए है ताकि अफगानिस्तान के अंदर एक देरपा स्टेबिलिटी आए। जो हुकूमतें अफगानिस्तान में आइंदा रूल करें वो तमाम अफगानिस्तान के तमाम इलाके को भी कंट्रोल करें और तमाम अफगानिस्तान की पॉपुलेशन भी को भी उनमें एतमाद हो। अगर इस किस्म की हुकूमतें होंगी आइंदा मुस्तकबिल में, तो फिर वो इकोनॉमिक एजेंडा पर रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ बेहतर चल सकेंगी और अपने अफगानिस्तान के अवाम की ज्यादा खिदमत कर सकेंगी। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है और अफगानिस्तान को अपने मसाइल, अपने अंदर किस किस्म का सियासी निज़ाम लाना है, ये उनका फैसला है, लेकिन इसमें देरपा अमन और इस्तेहकाम होना और स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मंसूर अहमद खान साहब, ये अमेरिका बहादुर जो है ये कौन सी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहता है, मखलूत हुकूमत बनाना चाहता है? क्योंकि अब जो इंटरम सेटअप में हम देख रहे हैं, ताजिक भी नजर आ रहा है, उज़्बक भी नजर आ रहा है, हज़ारा भी नजर आ रहा है। सरगेई लारूफ बार बार ये बात कर चुके हैं कि हम भी इंक्लूसिव, तमाम ममालिक जो है रीजन के वो कहते हैं कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी तो तब हम हिमायत करेंगे, रिकग्निशन आसान होगी तालिबान गवर्नमेंट की। क्या अमेरिका बहादुर क्या चाहता है कि अब वो अमरुल्लाह साले, अशरफ गनी और हामिद करजई को भी इस काबीना में शामिल कर लें? जबकि दोहा में तो साफ इनकार किया तालिबान ने कि जो किसी भी तरह माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं 2004 के बाद,
वो हमारी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे? देखिए, इंक्लूसिव हुकूमत से मुराद तो बेसिकली जब भी दुनिया बात करती है या अफगानिस्तान के हमसाए बात करते हैं या रीजन बात करता है कि एक अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, उससे असूली तौर पे मुराद तो ये है कि अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक कंट्री है। यहाँ पे मुख्तलिफ एथनिसिटी से वाबस्ता लोग रहते हैं। यहाँ पे सुन्नी भी हैं, यहाँ पे शिया भी हैं। तो अफगानिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है और इसलिए यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत जो जिसको अफगानिस्तान के अवाम की सपोर्ट हासिल हो वो होनी चाहिए। लेकिन ये फैसला हर मुल्क जो है वो ये उसका एक अंदरूनी मामला है, ये उनका अपना अंदरूनी फैसला है। ये अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम का, अफगानिस्तान के लीडरान का, अफगानिस्तान के तमाम सियासी तबकों को मिलकर ये फैसला करना है कि अफगानिस्तान के अंदर किस किस्म की हुकूमत कायम होती है। मेरा ख्याल है इसमें दुनिया का असूली तौर पे इस चीज को का इजहार कर देना तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अफगानिस्तान के अवाम का अपना मसला है कि वो किस किस्म की हुकूमत फाइनली अफगानिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं और किस तरह वो अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मंसूर अहमद खान साहब, एक तो मैं वंस अगेन फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है हमारे लिए, लेकिन मेरे पास कुछ चीदा सवालात हैं, वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं वो तमाम चीदा वन लाइनर आपसे मैं इस पे बात कर लूं। एक तो ये बताइएगा सर, टापी को लेकर बड़ा अहम मंसूबा है ये टापी, तालिबान इसका इजहार भी कर चुके हैं हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। टापी पे कितना काम शुरू हुआ है या कब होना है? देखिए, टापी बहुत अहम प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं कि टापी जो है वो मंसूबा बड़ी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि वो इस इलाके की, पाकिस्तान की भी और इस पूरे खिते की जो एनर्जी की मुश्किलात हैं, एनर्जी के मसाइल हैं, उनको हल करेगा। अभी चूंकि इस हुकूमत के आने से पहले तो यहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन वो मौजूद नहीं थी और इस हुकूमत को आए हुए अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो अभी यहाँ पे कोई खातिर खा काम तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कंसेंसस पाया जाता है, तुर्कमेनिस्तान हो या अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत हो या पाकिस्तान हो, कि टापी के मंसूबे पर काम को आगे बढ़ाना हम सब तमाम ममालिक के मुफाद में है। अच्छा, अशरफ गनी के हवाले से बात की जाए या अमरुल्लाह साले के हवाले से बात की जाए, बड़ा एग्रेसिव स्टांस था तालिबान का, होगा भी, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, कि अशरफ गनी को हमारे हवाले किया जाए, मुल्क की दौलत लूट के गया, अमरुल्लाह साले को हमारे हवाले किया जाए। एक आप भी जानते हैं कि एक के बारे में ये बात है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा सकता है कि वो सेंट्रल एशियन स्टेट में किसी मुल्क में मौजूद हैं। आप भी जानते हैं, उन्होंने बरमला इसका इजहार भी किया, उस हुकूमत से भी उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारे हवाले किया जाए। यूएई में भी मौजूद हैं, तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, ये तो अफगानिस्तान की अपने हुकूमत का, अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी सियासी मसला है, और अगर उनकी कोई बात हुई है किसी और हुकूमतों के साथ तो ये मेरे इल्म में नहीं है। तालिबान पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी को या खारजा पॉलिसी को देखकर किस हद तक मुतमईन है? देखें, तालिबान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान उनकी हर लिहाज से एक हमसाया मुल्क होने के नाते से मदद कर रहा है। पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत हो, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान की हुकूमत और अवाम दोनों के साथ रहते हैं। गुज़िश्ता अदवार में भी जब अफगानिस्तान में दूसरी हुकूमतें थी तो हम उनकी हुकूमत से भी ताल्लुक़ रखते थे और अब उनके अवाम और दूसरे तबकों से भी ताल्लुक़ रखते थे। अब जबकि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है 15 अगस्त के बाद से, हमारी तालिबान हुकूमत से भी राब्ते हैं, ताल्लुकात हैं, और हमारे अफगानिस्तान के दीगर लीडरान के साथ भी राब्ते और ताल्लुकात हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारा राब्ता दायमी और मुस्तहकम होना चाहिए। मंसूर अहमद खान साहब, पाकिस्तान से तालिबान की क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, पाकिस्तान सबसे करीबी हमसाया है अफगानिस्तान के, तालिबान ही की नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अवाम की तवक्कुआत ये है कि हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमारी बहुत ज़्यादा कल्चरल कनेक्टिविटी है, हमारा मज़हब एक है, तो हमारा नंबर एक तो हमारा यहाँ पे आपस में दोनों ममालिक के लोगों का आना जाना आसान होना चाहिए। क्योंकि पहले बहुत, जब ये यहाँ पे जंग के मसाइल नहीं थे, आज से 30-40 साल पहले बहुत फ्री मूवमेंट थी दोनों ममालिक के दरमियान।
दरमियान। लेकिन यहाँ पे गैर मुल्की फौजों को और गैर मुल्की तसल्लुत की मौजूदगी की वजह से हमारी मूवमेंट इफेक्ट हुई है। दूसरे, यहाँ पे तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के बिजनेसमैनों का पाकिस्तान आना, अफगानिस्तान के बिजनेसमैनों का इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में, इसी तरह पाकिस्तान के बिजनेसमैनों का अफगानिस्तान आना और अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना, इसमें बहुत बड़ी उनकी तवक्को है। तो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के अवाम ये चाहते हैं कि अब इस जंग के, अफगानिस्तान के अंदर जो तवील जंग थी उसका खात्मा के बाद एक दोनों ममालिक के दरमियान नॉर्मल हालात कायम हों और नॉर्मल आना जाना हो, जैसा कि यहाँ पे तारीखी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक्सीलेंसी मंसूर अहमद खान साहब, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर, हमारे साथ बराह रास्त काबुल से मौजूद थे। और पाकिस्तान इस वक्त जो तस्वीराती अहमियत का हामिल रखने वाला मुल्क है, और पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकनॉमिक जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं और जो कोशिशें हैं, शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लें, टापी लें, कासा लें, मास्को की पाइपलाइन लें, या दीगर अजीम शान मंसूबे जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं, इन मंसूबों की तकमील से, इन मंसूबों की तामीर से पाकिस्तान में एक नया बाब, एक नया सूरज तुलू होगा। पाकिस्तान मुआशी इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है, ये खित्ता मुआशी इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। 40 साल तवील जंग के बाद अब अफगानी ये समझते हैं कि उनके दुखों का मदावा, उनके मसाइल का हल, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनके हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज को हल करने के लिए पाकिस्तान जैसा बिरादर इस्लामी मुल्क गैर मामूली फैसले कर रहा है, गैर मामूली एफर्ट्स दिखा रहा है, गैर मामूली सिफारतकारी कर रहा है। यह इदराक अब अफगानियों को है, लेकिन बदकिस्मती से हमें बहुत कॉन्शियस रहना होगा, बहुत एहतियात बरतनी होगी। आज भी वो स्पाइलर किसी न किसी शक्ल में अफगानिस्तान के अंदर अपने आलाकारों के जरिए पाकिस्तान खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकता है। इसे खारिज ज़मकान करार नहीं दिया जा सकता और इसे ईजी भी लेने की जरूरत नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।